हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के हमने अभी तक 7 पार्ट देख चुके हैं हम, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर के हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने मरुस्थल, जिसमें मरुस्थल में अर्धशुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, इनकी चर्चा की थी। आज हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ज्योग्राफी का, पार्ट नंबर 8, ये सबसे पहले तो ज्योग्राफी की अपन बात करें तो RS, SI या रीट जैसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से तरीके से, जैसे भी आप नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है, प्रॉपर बनाते भी रहें जिससे कि आगे काम आ जाए आपको। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु होते हैं किससे संबंधित, मरुस्थल से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कि मरुस्थल से संबंधित ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सुनना, सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं खड़ीन। किस नाम से? खड़ीन के नाम से जिसको हम बुलाते हैं, और ये है खड़ीन। इसी का दूसरा नाम होता है पलाया। खड़ीन का ही दूसरा नाम क्या होता है? पलाया। ये खड़ीन या पलाया क्या होते हैं तो सुनना कि मरुस्थल में जब बालू का स्तूप जब बन जाते हैं, तो मरुस्थल में जो बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच में जो अस्थायी पानी की जो झीलें होती हैं उन्हें हम खड़ीन कहते हैं। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी पानी की झीलें क्या कहलाती हैं? खड़ीन कहलाती हैं। तो समझना आप, जैसे ये बालू का स्तूप है और इन बालू का स्तूपों के मध्य में ये जो भाग है, अस्थायी पानी की झील, अस्थायी पानी की झील क्या कहलाती हैं? खड़ीन या पलाया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खड़ीन या पलाया कहलाती हैं। अब ये जो अस्थायी पानी की जो झीलें हैं, इन झीलों में क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो जैसलमेर का जो उत्तरी भाग है, ये मैक्सिमम कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसलमेर के जो जैसलमेर का जो आपने देखा, जैसे उत्तरी जो भाग है ऊपर वाला, इस उत्तरी भाग में, तो जैसलमेर के उत्तरी भाग में ये सर्वाधिक पाई जाती है। और जैसलमेर के इस भाग में पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण, तो पालीवाल ब्राह्मण यहाँ निवास करते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर कृषि की जाती है। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर की जाती है, क्या की जाती है भाई? कृषि की जाती है। इस कृषि के माध्यम से ये लोग मुख्यतः यहाँ पर रबी की फसल उगाते हैं, जिसमें गेहूँ, चना, सरसों आदि वगैरह को बोते हैं। अब किस में कृषि कर रहे हैं? खड़ीन क्षेत्र में। इसलिए इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है खड़ीन कृषि। किस नाम से जानते हैं? खड़ीन कृषि के नाम से हम इसको जानते हैं। वापस आओ, खड़ीन या पलाया क्या है कि मरुस्थल में, कहाँ पर? मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी पानी की झील क्या कहलाती है? खड़ीन या पलाया कहलाती है। ये मैक्सिमम जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। यहाँ पर पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं, इन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? खड़ीन कृषि के नाम से जानते हैं। जिसमें मुख्यतः रबी की फसल बोई जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट है रन या
टाट। अब देखो मरुस्थल में ये नाम भी आपने खूब सुना होगा, या फिर हमने जब अर्धशुष्क मरुस्थलीय जब मैदान पढ़ा था, अर्धशुष्क मरुस्थल जब पढ़ा था, तो उसमें हमने लूनी बेसिन पढ़ा था। और लूनी बेसिन के द्वारा जालौर में एक रन का निर्माण किया जाता है, जैसे अपन कहते हैं नेहड़ रन। किस नाम से जानते हैं? नेहड़ रन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो जो रन क्षेत्र जो होते हैं ये मरुस्थल में पाए जाने वाले दलदली क्षेत्र होते हैं, कि मरुस्थल में दलदली, लवणीय और अनुपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। तो मरुस्थल में दलदली, मरुस्थल में दलदली, अनुपजाऊ तथा लवणीय भूमि को रन या टाट कहते हैं। क्या कहते हैं? रन या टाट। और जो रन या जो टाट हैं ये मैक्सिमम पाए जाते हैं जैसलमेर में। मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जैसलमेर में मैक्सिमम पाए जाते हैं। कौन? रन या टाट। अब देखो सुनना कि मरुस्थल में जो रेत के जो दोहरे होते हैं उनके बीच में जब पानी भर जाता है उसे अपन खड़ीन या पलाया कहते हैं। लेकिन जब यदि उसी पानी में जब पवन के द्वारा जब मृदा लाई जाती है और उसमें जमा कर दी जाती है, तो होता क्या है कि वो जो भूमि होती है वो दलदली बन जाती है। और उसी दलदली भूमि को, जो लवणीय भूमि भी होती है, उसे अपन रन या टाट के नाम से जानते हैं। और यह भूमि अनुपजाऊ होती है भाई। कैसी होती है? अनुपजाऊ होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से रन पाए जाते हैं। तो देखो एक छोटा सा मैप बना करके हम मैप में सारे जो रन या टाट जो राजस्थान में मुख्यतः देखने को मिलते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सुनना, फलोदी। फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में। तो एक फलोदी रन और एक बाप रन, ये दोनों जोधपुर में पाए जाते हैं। जोधपुर, यहाँ पर दो रन पाए जाते हैं। एक तो है फलोदी और एक है बाप रन। तो फलोदी या बाप रन कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर में। इधर एक स्थान है जिसका नाम है चूरू। इस चूरू स्थान पर भी दो पाए जाते हैं। आपने चूरू में नाम सुना होगा ताल छापर। तो ताल छापर और परिहारी, ताल छापर और परिहारी, ये दो रन कहाँ पर पाए जाते हैं? चूरू में। अब हम बात करते हैं, देखो जोधपुर हो गया, चूरू हो गया। अब हम बात करते हैं जैसलमेर की। किसकी बात करते हैं? जैसलमेर की। आपने नाम सुना भाकरी। कौन सा रन? भाकरी रन और पोकरण। भाकरी रन और पोकरण ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और एक बाड़मेर में पाया जाता है जिसका नाम है थोब रन। कौन सा रन? थोब रन। इसी प्रकार से एक और अगर मैं लिखूं यहाँ पर जालौर में, इसमें है नेहड़ रन। जालौर में कौन सा रन है बच्चों? नेहड़ रन। चूरू में ताल छापर परिहारी, जोधपुर में फलोदी बाप, जैसलमेर में भाकरी पोकरण, बाड़मेर में थोब रन और जालौर में नेहड़। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की कि रन या टाट क्या होते हैं
खड़ीन या पलाया क्या होते हैं? राजस्थान में मुख्यतः पाए जाने वाले रन या टाट कौन कौन से हैं? तो आप एक बार इसका जल्दी से जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और ले लेना आप स्क्रीनशॉट, मैं भी मिटा नहीं रहा इसको। एक पॉइंट की मैं इधर चर्चा करता हूँ, 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, आपने नाम सुना है जल पट्टी, या इसी को दूसरा नाम है लाठी सीरीज। जल पट्टी या लाठी सीरीज, ये जल पट्टी या लाठी सीरीज क्या है तो सुनना। देखो, प्राचीन काल में मरुस्थल में एक नदी बहती थी जिसका नाम है सरस्वती। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती। वर्तमान में इस सरस्वती नदी का जो अवशेष है वो मरुस्थल में देखने को मिलता है, और मरुस्थल में पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक, और कहाँ पर? जैसलमेर में। पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक जैसलमेर में एक 60 किलोमीटर लंबी एक जल पट्टी पाई गई है। कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर लंबी एक जल पट्टी पाई गई है। इस जल पट्टी पर एक नलकूप है जिसे हम एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है चांदन नलकूप। किस नाम से जानते हैं? चांदन नलकूप के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको? चांदन नलकूप के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस चांदन नलकूप को हम थार का घड़ा कहते हैं। इस चांदन नलकूप को हम किस नाम से जानते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। अब देखो, ये जो जल पट्टी है, पानी की मात्रा अच्छी है यहाँ पर। अब जब पानी की मात्रा यहाँ पर अच्छी है तो यहाँ पर क्या होगी? घास फूस होगी। क्या होगी? घास फूस। इस घास फूस का नाम है सेवड़ घास। सेवड़ घास या लीलोण घास, इसका नाम क्या है? सेवड़ घास या लीलोण घास। और इस सेवड़ घास या लीलोण घास को हम गोड़ावड़ की शरण स्थली मानते हैं। ये क्या है? गोड़ावड़ की शरण स्थली। कौन सी घास? सेवड़ घास या लीलोण घास। अगर आपसे पूछे कि ये जो जलपट्टी है यह किसका अवशेष है, तो आप कह सकते हो कि यह जलपट्टी सरस्वती नदी का अवशेष है। किसका अवशेष है? सरस्वती नदी का अवशेष है। ठीक है, इसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक। अब हम एक लास्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं, फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। आकल बुल फॉसिल पार्क। आकल वुड फॉसिल पार्क किसकी चर्चा करते हैं हम? आकल वुड फॉसिल पार्क, जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन। और इसके यदि हम टाइम पीरियड की बात करें, चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्थिति। आपसे अगर कोई पूछ ले कि आकल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो जैसलमेर में जो मरु उद्यान है ना, सबसे पहले जैसलमेर में, और किस में? मरु
उद्यान में। किसमें? मरु उद्यान में। कौन सा मरु उद्यान? राष्ट्रीय मरु उद्यान में इसके क्या है स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ जुरासिक काल में। इसका निर्माण कब हुआ बच्चों? जुरासिक काल में। आकल वुड फॉसिल पार्क, देखो आकल नाम का एक गांव है, वुड का मतलब लकड़ी, फॉसिल पार्क का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। फॉसिल पार्क का मतलब क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। अगर बात करें इसकी क्या प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम लकड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो विश्व में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यहाँ से। तो विश्व में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हुए हैं प्राप्त कहाँ से हुए हैं? आकल वुड फॉसिल पार्क से। आकल का मतलब है गांव, वहाँ पर एक गांव है आकल। वुड का मतलब है लकड़ी। फॉसिल पार्क का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। स्थिति जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान में। निर्माण जुरासिक काल में, मतलब 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और विश्व में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से क्या हुए हैं? हमारे को प्राप्त हुए हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया से। चलो 4 पॉइंट हो गए, 5वां देखो। एक पॉइंट आता है नखलिस्तान या मरु उद्यान। नखलिस्तान या मरु उद्यान। देखो नखलिस्तान या मरु उद्यान किसे कहते हैं कि रेगिस्तान में एक ऐसा भाग वहाँ जहाँ पर जलीय बेसिन पाया जाता है। कैसा बेसिन पाया जाता है? जलीय बेसिन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास क्या विकसित हो जाती है? हरियाली विकसित हो जाती है। उसे अपन किस नाम से जानते हैं? नखलिस्तान या मरु उद्यान के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि मरुस्थल में जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर एक हरियाली विकसित हो जाती है। तो क्या लिख सकते हैं? मरुस्थल में जहाँ पर जल बेसिन पाया जाता है वहाँ पर हरियाली विकसित हो जाती है। वहाँ पर क्या हो जाती है? हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। जिसे नखलिस्तान या मरु उद्यान कहते हैं। दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। नखलिस्तान या मरु उद्यान किसे कहते हैं कि मरुस्थल में क्या होता है कि जल बेसिन पाए जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? नखलिस्तान या मरु उद्यान के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला आता है बाप बोल्डर किले। बाप बोल्डर किले। अब बाप बोल्डर किले होता क्या है? देखो ये जो अवशेष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पर्मो कार्बोनिफेरस के। ये अवशेष किसके पाए जाते हैं?
कौन सा टाइम पीरियड है? पर्मो कार्बोनिफेरस। ये अवशेष किसके हैं? पर्मो कार्बोनिफेरस के क्या हैं? ये अवशेष हैं। अब ये होते क्या हैं? तो देखो सुनना कि जो हिमानी जो होते हैं हिमानी जो होते हैं मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े जो ग्लेशियर जो होते हैं, तो क्या होते हैं कि जो हिमानी के द्वारा जमा किए गए जो अवसाद होते हैं या कंकर पत्थर, बोल्डर किले कहलाते हैं भाई। हिमानी के द्वारा जमा किए गए अवसाद या कंकर पत्थर क्या कहलाते हैं? बोल्डर किले कहलाते हैं। हिमानी बोल दो, इसी को हिमोड़ बोलते हैं, या फिर इसी को आपने नाम सुना होगा मोरेन भी कहते हैं, और इसी को हम बोल्डर के नाम से भी जानते हैं। सुनना, जैसे ध्यान से देखना, इस तरीके से है। हिमोड़ और मोरेन और बोल्डर, ये 3 नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इनके द्वारा जो इस तरीके से अवसाद जमा किए जाते हैं, अवसाद या कंकर पत्थर, ये क्या किया जाता है? यहाँ पर जमा किए जाते हैं। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं? बाप बोल्डर किले के नाम से जानते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से कि हिमानी के द्वारा जमा किए गए अवसाद या कंकर पत्थर, हिमानी के द्वारा जमा किए गए अवसाद या कंकर पत्थर, अवसाद या कंकर पत्थर बोल्डर किले कहलाते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा पूरा कि बोल्डर किले क्या होते हैं? हिमानी, हिमोड़ या मोरेन के द्वारा जमा किए गए अवसाद या कंकर पत्थर क्या कहलाते हैं? बोल्डर किले कहलाते हैं। इनका जो समय है वो क्या है? पर्मो कार्बोनिफेरस इनका समय है। और अगर बात करें कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, तो इनकी जो स्थिति है हमारे राजस्थान में ये पाए जाते हैं जोधपुर में। कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? ये जोधपुर में देखने को ये मिलते हैं। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 7, धरियन या धोरे। धरियन यानी एवं धोरे, 2 अलग अलग पॉइंट हैं, तो या तो लगा ही नहीं सकते अपन। तो धरियन एवं धोरे। अब सुनना, जो लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं, मरुस्थल में जो लहरदार जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें हम धोरे कहते हैं। तो सीधा सा लहरदार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? धोरे कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि धरियन क्या है। तो मरुस्थल में जो गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, मरुस्थल में गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप, मरुस्थल में गतिशील स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे धरियन कहलाते हैं। सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार लिख देता हूँ, मरुस्थल में गतिशील मरुस्थल
में गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप, मरुस्थल में गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? धरियन कहलाते हैं। लहरदार बालू का स्तूप दोहरे कहलाते हैं और मरुस्थल में गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? धरियन कहलाते हैं। अब आपने एक नाम सुना है पीवड़ा, एक सांप पाया जाता है मरुस्थल में। 7 हो गए ना, 8। मरुस्थल में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? पीवड़ा। तो क्या है ये? सांप है। कैसे रंग का? पीले रंग का। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। और ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं मैक्सिमम जैसलमेर में। देखो पीवड़ा जो सांप होता है ना, ये व्यक्ति को डसता नहीं है। अब ये डसेगा नहीं तो क्या होगा? तो ये व्यक्ति के क्या है कि सांस के माध्यम से छाती पर आकर के बैठ जाता है जब व्यक्ति सोता रहता है। तो ये सांस के माध्यम से, किसके माध्यम से? सांस के माध्यम से अपने जहर को व्यक्ति के अंदर पहुंचाता है। और व्यक्ति क्या है फिर धीरे धीरे इसकी वजह से क्या घुटन महसूस करता है, नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं करता। उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता और व्यक्ति की धीरे धीरे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि जब पीवड़ा सांप किसी को डस लेता है तो उसको बिल्कुल बंद अंधेरे कमरे में रखते हैं, क्योंकि इसका जो जहर होता है, यह जहर जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं तो ये जहर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है? लास्ट टाइम पर मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए व्यक्ति को अंधेरे में रखा जाता है। पीवड़ा सांप ये हो गया मरुस्थल में पाए जाने वाला सांप। अगला हम बात करें मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च। मरुस्थल मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थल मार्च का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का आगे बढ़ना। अब देखो मरुस्थल आगे किधर बढ़ेगा? देखो मान के चलो ये हमारा राजस्थान है, बस मैं रफली बता रहा हूँ, ये अरावली पर्वतमाला है। अब मरुस्थल इधर तो बढ़ नहीं सकता, तो मरुस्थल बढ़ता है किस दिशा में? इस दिशा में। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हरियाणा को। किसको प्रभावित करता है ये? हरियाणा को भाई। तो इसकी दिशा क्या होगी बताओ? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो मरुस्थल का जो मार्च होता है, मरुस्थल जो आगे बढ़ता है, इसके लिए कौन सा बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है? तो वो होता है भाई बरखान, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होता है भाई। जो बरखान होता है यह सर्वाधिक गतिशील होता है। और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को अपन किस नाम से जानते हैं? बरखान के नाम से जानते हैं। तो क्लास छोटी ही क्लास बनी है, लेकिन इस क्लास में हमने आपको कंप्लीट इस क्लास तक मरुस्थल को डिटेल से आपको समझा दिया है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।